प्रयाग यानी कि इलाहाबाद। भारतीय सभी तीर्थ स्थलों में इसका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है और इतिहास और हिंदू शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने पहला यानी कि प्रथम यज्ञ यहीं पे किया था, जिसका नाम प्रयाग पड़ा, यानी कि प्रधन यज्ञ प्रयाग। हम इस कहानी के साथ ये भी जानेंगे कि कैसे इतिहास के पहले अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय तक इलाहाबाद को चुना गया और किस किस शासकों ने चुना और कैसे कैसे कार्य यहाँ पे किए और कैसे कैसे यहाँ पे निर्णय लिए गए हैं। तो आइए चलते हैं हम श्रृंगेरपुर। अगर इतिहास के पहले अध्याय को हमें जानना है तो हम यहाँ की कहानी जानते हैं श्रृंगेरपुर से। जैसा कि गुरुजी इतिहास के पहले अध्याय से मालूम चलता है कि प्रयाग की भूमि पर भगवान रामचंद्र जी का निवास हुआ। तो पिता की आज्ञा के बाद, जैसे इतिहास कहता है कि श्रृंगेरपुर भगवान रामचंद्र जी आए हैं, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये जो आपकी समझ ये शीशम के वृक्ष हैं, इनके नीचे सोचा कि वो वृक्ष शीशम के बहुत सुंदर पड़ेगा। हाँ, अपने उसकी एक बगीचा है, पुष्प वाटिका थी। तब प्रभु से आग्रह करता, प्रभु कुछ दूर पर हमारा बगीचा है, पुष्प वाटिका है, वहाँ शीशम के झाड़ हैं, जंगल हैं, वहाँ तो प्रभु चल सकते हो। तो प्रभु को बड़ा रमणीक स्थान लगता है। कहन बात सखा, अब इसी जगह हम रुकेंगे, बड़ा सुंदर स्थान है। अब गुहराज सोच रहा है कि प्रभु के लिए आसन क्या दें जंगल में। तो झट दिमागदार राजा था, वो कुसा मंगवाया कि गुह सवार साथ हरी दसाई और कुश किसलय मिधुल सुहाई। अभी हमने देखा रामचौरा रोड स्थित जो स्थान था, भगवान राम, माँ सीते और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ पर एक रात गुजारे। उसके बाद दूसरे दिन जब वह गंगा किनारे पहुँचे तो यही वो स्थल है। आप देख सकते हैं पीछे गंगा नदी है। उसके बाद वो यहाँ से चल करके मुनि भारद्वाज के आश्रम होते हुए आगे चित्रकूट धाम को निकले। प्रयाग अपने आप में कई युगों की संततियों को समेटे हुए, सिर्फ यह एक गंगा और यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का स्थल नहीं है, बल्कि कई जातियों, कई धर्मों और कई संप्रदायों के आपसी मिलन का और सब मिलकर के फिर अपने मूल सागर की तरफ बढ़ने वाली गंगा की ही तरह से प्रवृत्तियों को जन्म देने वाला यह एक ऐसा शहर, नगर, बल्कि पूर्व में कहा जाए तो एक ऐसा राज्य के रूप में था जिसके बारे में यह बता पाना मुश्किल है कि इसकी वास्तविक स्थिति पूर्वकालिक अवस्था में कैसी रही होगी। अनुमान लगाया जाता है, अगर धर्म ग्रंथों को या स्मृतियों और पुराणों और वेदों के आधार पर देखा जाए तो ऋग्वेद में जिक्र तो है, लेकिन वास्तविक रूप से मनुस्मृति के आसपास, मनुस्मृति में ही विशेष रूप से प्रयाग के बारे में बताया गया। गौतम बुद्ध को एक ऐसा रहनुमा के रूप में उस जनता ने देखा जिनके विचारों को लेकर के एक क्रांति पैदा हुई और पूरा का पूरा भारतीय जनमानस गौतम बुद्ध से प्रभावित हो ब्राह्मण वर्चस्व के विरोध में उठ खड़ा हुआ। स्वाभाविक बात थी कि प्रयाग जैसी भूमि गौतम बुद्ध के प्रभाव से अछूती नहीं रह सकती थी। प्रयाग में ही वेनसांग जब कौशाम्बी गया था तो उसने अपने मार्ग में जो वर्णन किया है कि इस देश से दक्षिण और पश्चिम जाकर हम एक बड़े सघन वन में पहुंचे जिसमें वन्य जीव जंतु और जंगली हाथी भरे हुए थे। यदि यात्रियों की संख्या अधिक न होती तो इससे हमारा पार होना कठिन था। यह वत्सवंशी राजाओं की राजधानी थी। कहा जाता है कि छठे तीर्थंकर का भी जन्म यहाँ पर हुआ था, जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध भी रह करके निवास करते हुए धर्म के उपदेश दिए। यह है कौशाम्बी का अशोक स्तंभ, यानी कि अशोका स्तंभ, जिसे अशोका पिलर के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में इस पिलर को बनवाया था। इसमें ब्राह्मी लिपि में कुछ अभिलेख अंकित किए गए थे, जिसे अकबर ने अपने शासनकाल में तोड़वा करके अपने किले के अंदर करवा लिया। वर्तमान में
इसका टुकड़ा, इसका जो भाग है वो किले के अंदर मौजूद है। 273 ईसा पूर्व मौर्य वंश के महान अशोक मगध का राजा जब था, जो चंद्रगुप्त का पौत्र था और बौद्ध नरेशों में बड़ा प्रसिद्ध सम्राट हुआ, उसने कौशाम्बी को उप राजधानी बनाया, जहां पर अपनी युवराज अवस्था में पिता बिंदुसार की ओर से पश्चिमोत्तर प्रदेश की देखरेख के लिए नियुक्त था। उसने वहां पत्थर पर का अपना एक कीर्ति स्तंभ भी खड़ा किया था, जिस पर उसकी तथा उसकी राजपत्नी की ओर से प्रजा के कल्याण और हित के लिए उस समय के बोलचाल की भाषा में आदेश अंकित हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो छोटे बड़े राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लेने की बात, अश्वमेध यज्ञ करने की बात आदि का जो जिक्र है वह अशोक की लाट पर अंकित है। से यह तो पता चलता है कि निश्चित तौर पे प्रयाग एक तरीके से यज्ञ भूमि हुआ करती थी। हम पिछले अध्याय में रामायण के अनुसार आपको दिखा आए हैं कि प्रयाग की भूमि यानी कि गंगा और यमुना की जो छोर है उसके किनारे की जो जगह है यानी कि वत्स देश, ये कहलाती है कौशाम्बी नगरी, वत्स भूमि। प्रयाग से लगभग 48 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण और पश्चिम की छोर पे यमुना नदी के किनारे यह प्राचीन स्थल स्थित है। यमुना नदी की पश्चिमी छोर पर स्थित कौशाम्बी में यह राजा उद्यान का किला, जो यमुना नदी के बगल में स्थित है। कोशम इनाम और कोशम इराम के बीच में जो खुदाई की गई, तो खुदाई में निकली जो वस्तुएं हैं वो इलाहाबाद संग्रहालय और कलकत्ता संग्रहालय में संरक्षित की गई है। चंद्रवंशी राजाओं की ये राजधानी रही है। चंद्रवंशी राजाओं और मौर्य वंश के समय के जो राजा शासक थे, सम्राट अशोक थे, उन लोगों के समय के बनाए गए ये किले, आप देख सकते हैं ये किले की ये दीवार अति प्राचीन दीवार है, जिसकी पत्थर और दीवारें सुर्खियों की बनी, ये पत्थर, ये इमारतें, ये विरासतें जो अपने में एक इतिहास बयां करती हैं। बहुत साल ये इसमें ऊपर मट्टी रही है, ये खुदाई गवर्नमेंट करवाई थी सरकार, तब ये निकला। हम इनमें काम किए हैं, 10 आना रोज मिलता रहा पहले। कितने साल पहले से खुदाई शुरू हुई? ये कम से कम 50 साल हुई खुदाई हुई। जो कोसम इनाम और कोसम इराम के बीच की जो खुदाई कही गई है, हाँ, गढ़वा की खुदाई, हाँ, ये वही खुदाई है? हाँ वही खुदाई। अच्छा। और पबोसा की पहाड़ी जो जगह पड़ती है, महात्मा बुद्ध आए थे, जैसा हाँ, कि बताया जाता है हमारे इतिहासकारों द्वारा, कहानियों द्वारा, तो जगह यहाँ से कितनी दूर पे पड़ती है? ये कम से कम 3-4 किलोमीटर पर बस, ये पर से दिखात हो पबोसा पश्चिम छोर पे। हाँ हाँ। ये है कौशाम्बी का यमुना नदी का दाहिनी छोर। कहा जाता है आज से 450 वर्ष पहले जब महात्मा गौतम बुद्ध यहाँ पधारे थे, तो यहाँ पर कुछ दिन ठहर कर उन्होंने स्वधर्म का प्रचार किया था। सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी, 450 ईस्वी के आसपास इस नगर के बारे में कुछ साफ साफ स्पष्ट रूप से नहीं पता चलता, लेकिन यह जिक्र जरूर आता है कि जब यहाँ पर गौतम बुद्ध आए, कुछ दिन ठहरे, सर्वधर्म का प्रचार किया, और ये वो दौर था जब मगध में अजात शत्रु का शासन था। प्रश्न ये उठता है कि फिर गंगा के अगर दक्षिणी हिस्से को देखा जाए, पूर्वी हिस्से को देखा जाए, तो प्रयाग से थोड़ी दूरी पर, थोड़ी दूरी का तात्पर्य कम से कम 150 किलोमीटर दूर पूर्व का द्वार, जिसे आज चुनार के रूप में जाना जाता है, वो स्थिर था। प्राचीन स्थल झोसी, यानी कि इतिहास का एक सबसे प्राचीन स्थल हमारे प्रयाग का झोसी। गंगा के बाएं किनारे पर स्थित झोसी प्राचीन प्रयाग का एक अंग था। महाकाव्यों तथा
पुराणों के अनुसार झूसी का प्राचीन नाम प्रतिष्ठान था, जो चंद्रवंशी राजाओं पुरुरवा, आयु, नहुष, ययाति तथा पुरु इत्यादि की राजधानी थी। झूसी के विषय में एक प्रसिद्ध दंत कथा रही है। कहा जाता है कि राजा हरवेंग ने एक किले का निर्माण करवाया गंगा की छोर पे। यही वो किला है जो राजा हरवेंग ने अपने समय में इसका निर्माण करवाया था। कहते हैं कि किसी बाबा ने किसी फकीर ने श्राप दिया और राजा हरवेंग के किला ये उल्टा हो गया। इसी प्रकार दोनों धर्मों के अनुसार अलग अलग मान्यता मानी जाती है। सन 326 ईस्वी में गुप्त वंश का महाप्रतापी राजा समुद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर बैठा और समुद्र तट पर होते हुए उसने पूरब से दक्षिण की ओर सभी राजाओं पर राज किया और उनको अपने अधीन कर लिया। पश्चिमी इतिहासकारों ने उसको भारत का नेपोलियन माना है। प्रयाग के निकट पुरानी झूसी में एक ऊंचे टीले पर एक बड़ा पक्का कुआं है, जिसको लोग समुद्रकूप संभवत इसी सम्राट के संबंध से कहते हैं। अगर भारतीय इतिहास के दूसरे अध्याय से हम देखें जी तो मौर्य वंश का शासनकाल रहा और उसमें जो भी चंद्रवंशी राजा रहे हैं उन्होंने हमारे प्रयाग में यानी कि इलाहाबाद जी। में राज किया। तो जब प्रतिष्ठानपुर वर्तमान में यानी कि झूसी, तो जब हम झूसी की बात करते हैं तो यहाँ पे राजा पुरुरवा ने इसको अपनी राजधानी पहले बनाई। तो हम जानना चाहेंगे कि उस समय से लेकर के अब तक के इतिहास में कि कैसे कैसे बदलाव रहे हैं। ये आज से करीब 200-250 साल पहले मुसलमानों ने ये दावा किया कि ये किला जो है उन लोगों का है, लेकिन जो एक महाराज सुदर्शन दास जी थे उन्होंने पुराण में इसका मतलब उल्लेख पढ़ा, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण में। तो उन्होंने खोज करते 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 कुएं को खोज लिया, फिर आए यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा दोनों में मनमुटाव हुआ हिंदू मुस्लिम में। वो लोग बोले नहीं हमारा, ये बोलेंगे नहीं हम लोगों में है। तो फिर उन्होंने अपना केस वगैरह किया। फिर उस समय अंग्रेजी शासन था, 2 दिन में फैसला हुआ। वहाँ से आए तो खुदाई वगैरह किए, उनको मिला अवशेष कई तरह की हिंदू मूर्तियाँ, जैसे गणेश जी की आदि मूर्ति मिली, शंकर जी की मिली। तो गए, फैसला जो है हो गया। उसके बाद उन्होंने ही कूप का पुनर्निर्माण करवाया। प्रयाग से लगभग 58 किलोमीटर दूरी पर सिराथू गांव के नज़दीक ये जगह, जिसे कड़ा कहा जाता है, हिंदू ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि जब महादेवी की पत्नी यानी शंकर की पत्नी सती हुई, तो जब शंकर उनको लेके जा रहे थे तो उनका कड़ा यहाँ पे गिरा, जिससे कि यहाँ पर कड़ा एक मंदिर, शीतला की मंदिर रही, माँ शीतला की मंदिर। और इसी कड़ा में कन्नौज के आखिरी हिंदू शासक राजा जयचंद्र जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इसी गंगा के किनारे एक किला बनवाया। ये किला जिस पर हम खड़े हैं, किला का ये एक हिस्सा है। किले की दूर दूर तक दीवार इस गंगा नदी के किनारे, ये महल उनके समय का है। छोटे पत्थर, पतली ईंट और बड़े बलुई पत्थर भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर परिहार वंशी शासक यशपाल तथा रेवा नरेश रामचंद्र का भी शासन रहा है। 12वीं सदी में यह नगर मोहम्मद गोरी के आधिपत्य में गया। तदुपरांत इस पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा। बाद में यहाँ खिलजी, लोदी और
लोहानी वंश का शासन रहा। अकबर के शासनकाल में यह एक अलग जनपद बना दिया गया, जिसके अंतर्गत 14 परगने शामिल थे। यह स्थान तहसील सोराव के परगने में रामचौरा रोड पर स्थित है। कहा जाता है कि अकबर के समय में सिंगरौर में बना जो अद्भुत किला है, उसके टूटे फूटे चिन्ह अब तक यहाँ पर मौजूद है। अकबर ने अपने शासनकाल में इलाहाबाद में स्थापत्य कला शैली की बड़ी बड़ी परिचय दिया और यहाँ पे सिक्के भी ढलवाए। अकबर ने सिर्फ यहाँ पर स्थापत्य कला शैली का परिचय ही नहीं दिया, बल्कि इसका नाम इलाहाबाद अकबर ने ही रखा था, अर्थात अल्लाह का निवास इलाहाबाद, जिसे बिगाड़ करके बाद में इसका नाम इलाहाबाद किया गया। इसी समय माना जाता है कि प्रयाग के किले की नींव पड़ी और लगभग 1580 के आसपास, और इस नगर के नूतन नामकरण तथा किले की निर्माण तिथि के विषय में थोड़ा सा मतभेद अवश्य पाया जाता है, लेकिन यह कह पाना कि सही समय क्या था यह अपने आप में एक तय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कहते हैं गंगा और यमुना के बीच की सुरक्षित भूमि को देखकर उसी समय उसका ध्यान यहाँ एक सुदृढ़ दुर्ग बनाने की ओर आकर्षित हुआ। 1580 ईस्वी के आसपास नयाबत खान नामक एक सरदार इन स्थानों का जागीरदार था। एक तरफ हिंदुओं के तमाम प्रसिद्ध मंदिर, दूसरी तरफ अकबर के द्वारा निर्मित तमाम ऐसे छोटे छोटे दरख्ताने आदि का निर्माण करा करके यात्रियों के दृष्टिकोण से भी वो ध्यान रखा। चूंकि अकबर एक सहनशील और सर्वधर्म स्वभाव वाला राजा था, इस नाते उसने किसी भी तरीके की धार्मिक रूढ़ियों पर या परंपराओं पर रोक नहीं लगाई। मुगल बादशाह अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा खुसरो मिर्जा, इसके नाम पर इस बाग का नाम पड़ा खुसरो बाग। दीवारों से अच्छी तरह से घिरा खुसरो बाग 3 लोगों का मकबरा है। खुद खुसरो मिर्जा, जहांगीर की पहली पत्नी शाह बेगम और जहांगीर की बेटी राजकुमारी सुल्ताना निथार बेगम। इन्हें यहाँ 17वीं शताब्दी में दफनाया गया। खुसरो मिर्जा की मृत्यु के बाद उनका शव पहले बुरहानपुर में दफनाया गया, फिर जून के महीने में उसे वहां से उखाड़कर आगरा पहुंचाया गया, जो उनके सौतेली मां को पसंद न आने की वजह से जहांगीर से कह सुनाकर उसे खुदवाकर इलाहाबाद भिजवाया गया, जो आज खुसरो बाग में मौजूद है। इलाहाबाद के आंतरिक भूभाग में भौगोलिक परिवर्तन के साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन की भूमिका में सबसे बड़ी भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी की रही। 1801 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के, या बल्कि कह लें कि अंग्रेजों की गिरफ्त में यह नगर आया। उसके पहले मुगलकालीन व्यवस्था के ही तहत संचालित होता रहा। मूल रूप से 12 इलाहाबाद के गंगा और यमुना के बीच के हिस्से, यह अंग्रेजों ने इन पर विशेष रूप से ध्यान दिया। और अगर ध्यान से देखा जाए तो निश्चित तौर पे इलाहाबाद की जो आबो हवा थी, जो सांस्कृतिक उपागम का केंद्र था, जो शांतिप्रिय मसीही तरीके के लोग रहा करते थे, जो अंग्रेजों की अपनी जातीय संघर्ष से उबे हुए लोग नहीं थे, बल्कि उनको ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों से उतनी ज़्यादा कहीं से कोई पहचान नहीं थी, न उनके प्रति कोई समर्पण का भाव था। बावजूद इसके अंग्रेजों ने इस जगह पर निवास स्थान के रूप में रहने के लिए उचित माना। सिविल लाइंस का इलाका हो जो उन्होंने निर्मित किया, पत्थर गिरजाघर का निर्माण, न्याय का मंदिर, हाई कोर्ट जिसको कहा जाता है, वो अपने आप में बेजोड़, अल्फ्रेड पार्क के रूप में जिसे आज कंपनी बाग के रूप में हम जानते हैं, और जिस पर विक्टोरिया के रूप में महारानी विक्टोरिया के समय के दृश्यों का चित्र प्रस्तुत करके, जहां पर बाद में उत्तर प्रदेश की पहली असेंबली को संचालित करने का श्रेय मिला। साथ ही साथ आवागमन की तरफ भी ध्यान था। रेल का प्रभाव, क्योंकि जब भारत में आया और कलकत्ते से दिल्ली को जोड़ने के लिए इलाहाबाद बीच में हिस्सा पड़ता था, इसलिए यहाँ पर एक यमुना के ऊपर जो मिर्ज़ापुर से लेकर के इलाहाबाद को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण कराया। उस पुल की सबसे बड़ी विशेषता रही
कि उस पर ट्रेन ऊपर से और यात्रियों के लिए नीचे से सड़क बनाई गई। ठीक इसकी उल्टी दिशा में यानी उत्तर की तरफ फैजाबाद, लखनऊ आदि को जोड़ने के लिए करजन पुल का निर्माण किया गया, जिसमें ट्रेन नीचे से जाती है और यात्रियों के लिए ऊपर से वो पुल का निर्माण किया गया, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। यह तो अपने आप में अंग्रेजों की तरफ से भौगोलिक परिवर्तन का वो एक प्रयास था।